नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री शुरू कर दिया था, जिसमें आपको बताया गया कि हमारे जो भी इंडियन हिस्ट्री है उसके जानने के हमारे पास दो स्रोत हैं, जिसमें पहला है लिटरेरी सोर्स और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये भी बताया कि लिटरेरी सोर्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला रिलीजियस सोर्स, दूसरा नॉन रिलीजियस और तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इसके साथ साथ रिलीजियस सोर्स को हमने पढ़ना शुरू कर दिया था और ये भी बताया कि रिलीजियस सोर्स को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है ब्राह्मण लिटरेचर, दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर और तीसरा जैन लिटरेचर। हमने 2 लिटरेचर के बारे में पढ़ लिया था, मतलब ब्राह्मण लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ जो मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर बताया, जिन्हें हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसे पिटक कहा जाता है, जिसमें 3 तरह के पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता था। तो इसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट का या बौद्ध ग्रंथ का जो भाषा हुआ करता था, लैंग्वेज हुआ करता था, वो पाली हुआ करता था। ये अपन नोट डाउन कर लेंगे, जो पिछली वीडियो में छूट गया था, पर मैं अभी बता देता हूँ कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो लैंग्वेज हुआ करता था या जो भाषा हुआ करता था वो पाली हुआ करता था। और ब्राह्मण लिटरेचर का मैंने बताया, उसका भाषा हुआ करता था संस्कृत। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है जो नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया, जिन्हें हिंदी में प्राचीन भारत कहा जाता है। और इसी में हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री में हमने आपको 3 लिटरेचर बताए थे जो रिलीजियस सोर्स के पार्ट है। पहला ब्राह्मण लिटरेचर, दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर और तीसरा जैन लिटरेचर। ठीक है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर का सिर्फ एक पॉइंट मिस रह गया है, वो ये है कि जो भी आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिन्हें हम बुद्धिस्ट लिटरेचर को ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं, जिसका जो भाषा हुआ करता था वो पाली हुआ करता था। याद रखेंगे, भाषा कौन सा होता था? पाली। बस ये एक पॉइंट है, बाकी बुद्धिस्ट लिटरेचर कंप्लीट। अब हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और लिटरेचर मिलता है जो रिलीजियस सोर्स का तीसरा और आखिरी पार्ट है, जिसे हम जैन लिटरेचर के नाम से जानते हैं। जैन लिटरेचर को ही जैन टेक्स्ट कहते हैं या जैन ग्रंथ कहते हैं। अब जैन ग्रंथ में क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट लिटरेचर को पिटक कहा जाता है, बताया था बुद्धिस्ट लिटरेचर को पिटक कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से जैन लिटरेचर को भी आगम कहा जाता है। नाम बस दूसरा है, बस रीजन सेम है। तो जैन लिटरेचर को या जैन टेक्स्ट को आगम कहा जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि जैन लिटरेचर का सबसे पुराना ग्रंथ, ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट, वो कौन सा है और उसको किसने लिखा, तो याद रखेंगे सबसे पुराना जैन ग्रंथ माना जाता है पुब्बो, जिसको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने लिखा था। ठीक है,
इसमें और कहानी ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है, जब मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊंगा, जैनिज़्म के बारे में बताऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जैन धर्म में 2 जैनिज़्म काउंसिल हुए हैं, 2 जैन महासंगति हुए हैं, ठीक है। और इसमें से जो दूसरा जो जैनिज़्म काउंसिल होता है, जिन्हें हम द्वितीय जैन महासंगति के नाम से जानते हैं, उसी महासंगति के दौरान ये निर्णय लिया गया था। काउंसिल का मतलब हो गया एक तरीके से आप मीटिंग कह सकते हैं, एक तरीके से बैठक कह सकते हैं। तो ये जो बैठक हुआ था वो 6th सेंचुरी में हुआ था। एग्जैक्ट डेट भी है इसका 513 AD या 513 ईस्वी। तो उसी सेकंड जैनिज़्म काउंसिल के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि जितने भी जैन टीचिंग है, जैन शिक्षाएं हैं, उसको लिपिबद्ध किया जाए, स्क्रिप्ट किया जाए। कहने का मतलब जितनी भी जैन शिक्षाएं थी, जैन टीचिंग थी, उसको पहली बार लिखा गया था, स्क्रिप्ट किया गया था। ये निर्णय सेकंड जैनिज़्म काउंसिल के दौरान लिया गया था, ठीक है। तो इसमें बस 2 पॉइंट है कि आपको बताना है कि सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है और इसको लिखा किसने है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि लिपिबद्ध किया कब गया था। और हाँ, जो जैनिज़्म काउंसिल है, सेकंड जैनिज़्म काउंसिल की बात करें, फर्स्ट जैनिज़्म काउंसिल वो है तो है, लेकिन ये सेकंड जैनिज़्म काउंसिल में ये निर्णय लिया जाता है कि जैन टीचिंग को स्क्रिप्ट किया जाए, लिपिबद्ध किया जाए। और ये काउंसिल गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहाँ पे ये महासंगति चला था। तो नोट डाउन करेंगे इसके सारे के सारे नोट्स। हम बात कर रहे हैं जैन लिटरेचर की, ये हटा देंगे। हम बात कर रहे हैं जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर जिन्हें हम आगम कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, आगम कहते हैं। अगर आपसे पूछे ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट, सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर होगा पुब्बो। ध्यान देंगे, पुब्बो, जिसको किसने लिखा था, पुब्बो को किसने लिखा था, महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। और इन्हीं को 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। ध्यान देंगे, तीर्थंकर। ये तीर्थंकर का मतलब तो आपको तभी पता चलेगा जब मैं जैन धर्म के बारे में बताऊंगा। फिलहाल 24वें तीर्थंकर आप याद रखेंगे। 24वें तीर्थंकर एक शॉर्ट में बोलूँ तो जैन धर्म के 24वें बड़े महान व्यक्ति आप कह सकते हैं, या 24th फॉलोअर कह सकते हैं। तो ये है जैन लिटरेचर के बारे में। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इस जैन लिटरेचर का सेकंड जैनिज़्म काउंसिल हुआ था 513 AD में। तो याद रखेंगे, सेकंड जैनिज़्म काउंसिल कब हुआ था, 513 AD में। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में एक जगह है वल्लभी। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे सेकंड जैनिज़्म काउंसिल हुआ, या द्वितीय जैन महासंगति हुआ, जिसके तहत ये फैसला मतलब एक डिसीजन आप कह सकते हैं, जैन शिक्षाएं को लिपिबद्ध किया गया।
आप लिख सकते हैं जैन टीचिंग वर स्क्रिप्टेड। जैन टीचिंग वर स्क्रिप्टेड कहने का मतलब जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। तो ये है पूरा कहानी जैन लिटरेचर का, जिसमें आपको ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट बताया गया, सेकेंड जैनिज्म काउंसिल के बारे में बताया गया, और यहीं पे जैन लिटरेचर भी आपका पूरा कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। अब इसके आगे मैंने आपको बताया कि जो भी आपका रिलीजियस सोर्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आप सबसे पहला है ब्राह्मण लिटरेचर, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिर जैन लिटरेचर। ये तीनों लिटरेचर कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है नॉन रिलीजियस सोर्स। नॉन रिलीजियस सोर्स जिसे हम गैर धार्मिक स्रोत भी कहते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण लिटरेचर का जो लैंग्वेज हुआ करता था वो संस्कृत है, उसी तरीके से बुद्धिस्ट टेक्स्ट का लैंग्वेज पाली है। तो जैन लिटरेचर का क्या लैंग्वेज है? जैन लिटरेचर का लैंग्वेज हुआ करता था प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा याद रखेंगे, छोटा सा पॉइंट है भाषा। भाषा क्या है भाई? प्राकृत है भाषा, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि जैन लिटरेचर का लैंग्वेज क्या था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉन रिलीजियस सोर्स के बारे में या गैर धार्मिक स्रोत के बारे में। इसमें क्या पढ़ना होता है? इसमें बहुत सिंपल सा चीज़ है। जो भी उस समय के एंशिएंट टाइम के जो भी बड़े बड़े राइटर हैं, लेखक थे, उनके द्वारा जो भी किताबें लिखी गई थी उसके बारे में नॉन रिलीजियस सोर्स में पढ़ना होता है। कहने का मतलब वो जो भी बड़े बड़े राइटर्स थे, कवि थे, लेखक थे, उन्होंने किताब लिखा और उस किताब से हमें प्राचीन भारत की कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो लेट्स नो अबाउट इट। नॉन रिलीजियस सोर्स, जिन्हें हम गैर धार्मिक स्रोत भी कहते हैं। नॉन रिलीजियस सोर्स, नॉन रिलीजियस सोर्स, जिसमें सबसे पहला महान कवि है जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। आपने नाम सुना होगा, चाणक्य, जो सम्राट अशोक के सबसे बड़े, सबसे नामी प्रधानमंत्री माने जाते हैं, जिसने सम्राट अशोक को राजा बनने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। इसी चाणक्य के द्वारा एक फेमस बुक्स लिखा हुआ है जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो चाणक्य के द्वारा एक किताब लिखा हुआ है, वो है अर्थशास्त्र, जो हमें प्राचीन भारत की कई सारी जानकारियाँ के बारे में बताता है। इसके बाद गुप्त वंश का, गुप्त काल के सबसे महान कवि, जिन्हें हम कालिदास, आपको पता है कि ये इतने महान थे कि इन्हें सिर्फ कालिदास नहीं, महाकवि कालिदास कहा जाता है। तो अगला लिखेंगे कालिदास। कालिदास, जिनके द्वारा एक बुक लिखा हुआ है जिन्हें हम
काफ़ी बड़ा नाम है पर बहुत पॉपुलर है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। तीसरा महान कवि है पाणिनि। पाणिनि के द्वारा लिखा है अष्टाध्यायी। इसके बाद चौथा महान कवि विष्णु शर्मा का नाम आपने सुना होगा। अगर इनका नाम नहीं सुना है तो इनका किताब का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। तो विष्णु शर्मा के द्वारा ही लिखा हुआ है पंचतंत्र। इसके बाद पांचवा पतंजलि। पतंजलि के द्वारा लिखा है महाभाष्य। पतंजलि के ही द्वारा लिखा है महाभाष्य। और आखिरी में है आपका एक महान है विशाख दत्त के द्वारा लिखा है मुद्रा राक्षस। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये महाभाष्य है, ये मुद्रा राक्षस है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। तो ये है पूरा नॉन रिलीजियस सोर्स के बारे में, गैर धार्मिक स्रोत के बारे में, जिसमें आपको महान कवि और उसके द्वारा लिखे गए किताबों के बारे में है, जो हमें एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य है सबसे पहला, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र, उसके बाद कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। जी, तो हमारा यहाँ पे नॉन रिलीजियस सोर्स भी कंप्लीट होता है। और अब नॉन रिलीजियस के बाद हमारा अगला जो पार्ट है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर या विदेशी यात्रियों का विवरण। आपको पता है कि प्राचीन भारत से ही हमारे देश में कई सारे विदेशी आने जाने लगे थे, जिसमें से अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 3 तरह के, मतलब 3 अलग अलग देश के यात्रियों के बारे में जानना होता है, जिसमें से आपका सबसे पहला ट्रैवलर था ग्रीक ट्रैवलर या यूनानी यात्री। दूसरा है आपका मुस्लिम ट्रैवलर। और यही अगर आखिरी तीसरा ट्रैवलर की बात करें तो वो है चाइनीज ट्रैवलर या चीनी यात्री। हमें बस ये जानना है कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति था जो भारत आया था प्राचीन समय में, सिर्फ व्यक्ति का नाम। तो अब है आपका टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें हम 3 तरह के यात्रियों की बात करते हैं, जिसमें पहला आपका आता है ग्रीक ट्रैवलर, दूसरा
चाइनीज ट्रैवलर और तीसरा मुस्लिम ट्रैवलर। अब ज़रा देखेंगे कि ग्रीक में यानी कि यूनानी में वो कौन सा व्यक्ति था जो भारत आया था। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने आपको स्टार्टिंग के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति का नाम बताया था जिन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास के जनक कहते हैं। आपको अगर याद है तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री है कौन। और जो भी फादर ऑफ हिस्ट्री था वो एक ग्रीक ट्रैवलर था, यूनानी यात्री था। आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। ग्रीक ट्रैवलर में एक व्यक्ति है जिन्हें हम हेरोडोटस के नाम से जानते हैं, और इसी हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है या इतिहास के जनक कहा जाता है, जिसने एक किताब लिखा था जिसे हम हिस्टोरिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा और ग्रीक ट्रैवलर है आपको निरियाकस, इसके अलावा अरिस्टोबुलस, और एक आपका आखिरी है टेसियस। हेरोडोटस, निरियाकस, अरिस्टोबुलस और टेसियस ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्रीक ट्रैवलर माने जाते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा, इसमें 3 व्यक्तियों का नाम नहीं 4 चाइनीज़ ट्रैवलर के बारे में बताऊंगा जिसमें से आपने 2 का नाम ऑलरेडी सुना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब गुप्त वंश में शासन कर रहे थे चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी के शासनकाल में एक व्यक्ति, एक चाइनीज़ ट्रैवलर आया था जिसे हम फाहियान के नाम से जानते हैं, जो 399 ईस्वी में आया था। तो चाइनीज़ ट्रैवलर में पहला ट्रैवलर है आपका फाहियान, इसका नाम लगभग सभी ने सुना है। दूसरा है वेनसैंग, आपको पता है कि वेनसैंग हर्षवर्धन के समय में आया था। तीसरा है सुंग युंग, इसके अलावा एक और जिन्हें हम इतसिंग कहते हैं। तो चाइनीज़ ट्रैवलर में फाहियान, वेनसैंग, सुंग युंग और इतसिंग आया था। अब मुस्लिम ट्रैवलर की बात करते हैं। मुस्लिम ट्रैवलर में सबसे पहले आते हैं अल बेरूनी, इसके अलावा अल मसूदी का नाम मिलेगा आपको जब मैं आपको नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी पढ़ाऊंगा और उसमें प्रतिहार राजवंश के बारे में बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि महिपाल फर्स्ट के शासनकाल में अल मसूदी आता है 915-16 ईस्वी में। धीरे धीरे पॉइंट आउट होगा। तो अल बेरूनी, अल मसूदी, इसके अलावा फिरदौसी, आपको पता है कि जो फिरदौसी है वो औरंगजेब के दरबार में हुआ करता था। अल बेरूनी है, अल मसूदी है, फिरदौसी है और एक आपका आखिरी है इब्न बतूता। और ये है पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स का टॉपिक, जिसमें आपको ग्रीक ट्रैवलर, चाइनीज़ ट्रैवलर और मुस्लिम ट्रैवलर के बारे में पढ़ना होता है। इन सारे का नाम याद रखेंगे। और इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त, जिसमें आपको मैंने नॉन रिलीजियस सोर्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे, ताकि इसके नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।